हेलो एवरीवन। मैं ममता कश्यप, सहायक प्राध्यापक रसायन, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री के फिफ्थ यूनिट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के पहले भाग में हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूटेंट्स, उनके द्वारा मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव तथा उनके नियंत्रण के उपायों के बारे में। अब इस लेक्चर के दूसरे भाग में हम वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेंट्स तथा न्यूक्लियर पॉल्यूशन और न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में जानेंगे। WHO के अनुसार जब नेचुरल या अन्य सोर्सेस से बाह्य पदार्थ वाटर में मिल जाते हैं तथा जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में टॉक्सिसिटी होती है, जल में सामान्य ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ जाती है, जल जनित महामारियां फैलती हैं अथवा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो उसे वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है तथा ऐसे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स के प्रकार। वाटर पॉल्यूटेंट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, सस्पेंडेड सॉलिड एवं सेडिमेंट्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, हीट एवं थर्मल पॉल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जैसे घरेलू कचरे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवं इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट से, पेपर मिल से, मीट पैकेजिंग प्लांट से एवं स्लटर हाउस से निकलते हैं और पानी में मिलकर उसे पॉल्यूटेड करते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इनके अलावा वाटर में ऑयल या ऑयली पदार्थों के मिल जाने से, जैसे तेल वाहक जहाज़ों से जो तेल समुद्री जल में रिसता रहता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। दूसरा प्रकार है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। डोमेस्टिक सीवेज एवं इंडस्ट्रियल वेस्ट से वाटर में हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड, मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, साइनाइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स एवं सेडिमेंट्स। वाटर में सस्पेंडेड एवं कोलाइडल स्टेट में कुछ सब्सटेंसेस उपस्थित होते हैं जो लैंड से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, या सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रीप माइनिंग व कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के दौरान वाटर में सेडिमेंट्स के रूप में पदार्थ जमा हो जाते हैं। इन्हें सस्पेंडेड सॉलिड्स या सेडिमेंट्स कहा जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले न्यूक्लियर वेस्ट वाटर में बहा दिए जाते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान निकलने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी वाटर में मिलकर वाटर को विषैला बनाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का विघटन धीरे धीरे होता रहता है, अतः वाटर में इनका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। थर्मल एवं हीट पॉल्यूटेंट्स। बहुत से उत्पादक संयंत्रों से तथा न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग के लिए नदी, तालाब, समुद्र के जल का उपयोग किया जाता है और शीतलन की इस प्रक्रिया में गर्म हुआ जल पुनः वाटर रिसोर्सेस में मिला दिया जाता है, जिससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव क्या होते हैं? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका उपयोग जैविक व अजैविक क्रियाओं में किया जाता है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, जल स्रोतों का दुरुपयोग, वर्षा की कमी,
जैसे मानवीकृत एवं प्राकृतिक कारणों से वाटर पॉल्यूशन की समस्या विकराल है। इसका प्रभाव वनस्पति, जीव जंतु एवं मनुष्य सभी पर पड़ता है। प्रदूषित जल से पौधों के पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, जिनसे पौधे नष्ट हो जाते हैं। जल प्रदूषण से जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के कारण फोटोसिंथेसिस क्रिया बाधित होती है। प्रदूषित जल में उपस्थित एल्गी, फंजाई, मॉस, बैक्टीरिया आदि के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। तैलीय प्रदूषण के कारण मछलियाँ, जल पक्षी पर प्रभावित होते हैं। कीटनाशकों की उपस्थिति से तथा औद्योगिक कारखानों से वेस्ट वाटर पानी को विषैला बना देते हैं, जो जीव जंतु एवं मनुष्य सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषित पेयजल जिसमें एल्ड्रीन, डीडीटी, टॉक्साफेन, डाई एल्ड्रीन आदि मिक्स होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित जल हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया रोग का कारण बनता है। वायरस युक्त पॉल्यूटेड जल पीलिया और पोलियो रोग को जन्म देता है। प्रोटोजोआ युक्त प्रदूषित जल अमेबिक फीवर, अमेबिक लीवर एप्सिस, अतिसार आदि रोगों को जन्म देता है। वार्म्स प्रदूषित जल में पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिस या टेप वार्म। ये मानव शरीर में पहुंचकर आंतों के रोग उत्पन्न करते हैं। जल यदि रासायनिक प्रदूषकों के द्वारा प्रदूषित हो तो भी ये बड़े बड़े रोगों का कारण बनते हैं, जैसे मरकरी की अधिकता से विकलांगता आती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट की अधिकता से हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन की क्षमता में कमी आती है। फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में क्षय होता है तथा आयरन बाइकार्बोनेट की अधिकता से पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जल प्रदूषित हो तो वो मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब इन जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूटेंट्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं या इनके रिमूवल के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चूँकि वाटर पॉल्यूशन के भिन्न भिन्न स्रोत हैं, अतः इनके कंट्रोल व रिमूवल के लिए भी अलग अलग स्तर पर उपाय करना आवश्यक है। जैसे डोमेस्टिक लेवल पर डोमेस्टिक वेस्ट, ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेंट, वार्निश, सफाई उत्पादकों, डिटर्जेंट एवं अन्य घरेलू उत्पादों को नदी नालों या जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए। जल का पुनर्नवीनीकरण कर इसका पुनः उपयोग करना चाहिए। रोजमर्रा के कार्यों में जल की अनावश्यक बर्बादी को कम से कम करना चाहिए। कम से कम पानी में कार्य करना चाहिए। मृत पशुओं के जलाशयों में विसर्जन नहीं करना चाहिए। घरेलू कार्यों के दौरान पानी का उपयोग खाद्य सामग्री, बर्तन आदि धोने में होता है। इससे बचे हुए पानी को सिंचाई में प्रयोग में लाना चाहिए। औद्योगिक स्तर पर क्या किया जा सकता है? औद्योगिक स्तर पर जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां हों वहाँ सभी इकाइयों को मिलकर सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए। उपचार संयंत्रों से प्राप्त वेस्ट जैसे कागज, प्लास्टिक, लौह एवं अलौह सामग्री की रिसाइकलिंग के द्वारा अन्य सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए नए अल्टरनेटिव की तलाश की जानी चाहिए, ताकि पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को सोर्स के पास कम किया जा सके। इंडस्ट्रियल वेस्ट से पॉइजनस अवयवों, अमोनिया व अन्य गैसों, हाई कंसंट्रेशन वाली हैवी मेटल्स, एंटी फ्रीजर, ऑयल, वाष्पशील ऑर्गेनिक एवं अकार्बनिक केमिकल्स को हटाने के लिए रिसाइकलिंग कर उन्हें पुनः उपयोग में लाना चाहिए। इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रयोजनों एवं
संयंत्रों से निकलने वाले गर्म जल को संवहन से ठंडा करने की डिज़ाइनों में सुधार तथा इनकी क्षमता में वृद्धि तथा विनिर्माण संयंत्रों के साथ संयोजित कर पुनः जल को उपयोग में लाना चाहिए। इंडस्ट्री एवं न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के उचित प्रबंधन, सुरक्षित भंडारण प्रणालियों के विकास एवं उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें जल में मिलने से रोककर जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। एग्रीकल्चरल लेवल पे अत्यधिक इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से बचना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग के द्वारा फसलों की आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से जलाशयों में इनके रिसाव को कम कर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन एवं कमर्शियल फर्टिलाइजर्स का सही एवं समुचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट, गोबर तथा अन्य जैविक कचरे जिनसे बायोगैस बनाकर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और बचे हुए वेस्ट का उपयोग खाद के रूप में करें तो ये वेस्ट फेंके नहीं जाएंगे और जल स्रोतों में नहीं मिलेंगे। वाटर पॉल्यूटेंट्स के रिमूवल के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। ये इन ट्रीटमेंट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें ये ट्रीटमेंट जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसके अंतर्गत सेडिमेंटेशन, इक्विलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एयरेटेड लेगून्स, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एनारोबिक डाइजेशन। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा वाटर पॉल्यूटेंट्स का रिमूवल किया जा सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूक्लियर पॉल्यूशन या न्यूक्लियर वेस्ट। नेचुरल या आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तथा इनके द्वारा निकलने वाले रेडिएशन के फलस्वरूप वातावरण के विभिन्न कंपोनेंट में अवांछित चेंज होने लगते हैं। इसे न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की सक्रियता के कारण इनसे उत्सर्जित रेडिएशन के कारण एनवायरनमेंट में होने वाले अवांछित व हानिकारक प्रभावों को न्यूक्लियर पॉल्यूशन कहते हैं। न्यूक्लियर पॉल्यूशन नेचुरल एवं एंथ्रोपोजेनिक कॉसेस से होता है। प्राकृतिक रूप से उपस्थित विभिन्न रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एवं उनके आइसोटोप्स जैसे यूरेनियम, रेडॉन, पोटेशियम 40, रेडियम, वेनेडियम आदि, जिनमें स्वतः विखंडन की प्रोसेस चलती रहती है जिससे रेडिएशंस उत्सर्जित होते हैं, ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन फैलाते हैं। मानवीय अर्थात एंथ्रोपोजेनिक कारणों से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एवं टेस्टिंग, एटॉमिक फर्नेस एवं फ्यूल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, माइनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी व रेडियो एक्टिव वेस्ट आदि हैं जिनके कारण न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का प्रयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है, जिनसे एक ओर ऊर्जा की विशाल मात्रा प्राप्त होती है और दूसरी ओर अवशेष के रूप में राख प्राप्त होती है जो स्वयं रेडियो एक्टिव होती है। इस राख को न्यूक्लियर वेस्ट या परमाणु कचरा या रेडियो एक्टिव वेस्ट कहा जाता है। इस प्रकार संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट को लो, मीडियम एवं हाई ग्रेड वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। मॉलिक्यूल, एटम, हाइड्रोजन बॉम्ब,
टेस्टिंग, न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो आइसोटोप्स से निकलने वाले रेडिएशंस ना तो दिखाई देते हैं, ना ही इनमें कोई गंध होती है, पर शरीर पर इनका घातक प्रभाव पड़ता है। इनका प्रभाव मानव शरीर पर कितना पड़ता है, यह उन रेडिएशंस की मात्रा पर डिपेंड करता है जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि मात्रा बहुत अधिक है तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यदि कुछ अधिक मात्रा में रेडिएशन प्रवेश किया हो तो कुछ समय, कुछ दिनों या कुछ महीनों में बीमार रहकर मृत्यु हो जाती है। और यदि यह रेडिएशन कम मात्रा में शरीर में प्रवेश किया हो तो मानव शरीर के डीएनए मॉलिक्यूल में टूट फूट हो जाती है और कुछ समय बाद कैंसर का रूप ले लेती है। ये रेडिएशन शरीर में ओवम या स्पर्म को तोड़ देते हैं, तब उत्पन्न होने वाली संतानें विकलांग होती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव रेडिएशन से त्वचा में जलन एवं बांझपन जैसे दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। मानव शरीर के अतिरिक्त रेडियो एक्टिव रेडिएशन का प्रभाव प्लांट में भी दिखाई देता है। पेड़ों की तुलना में छोटे पौधों में रेडिएशन के प्रतिरोध की क्षमता ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन का पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? न्यूक्लियर वेस्ट से होने वाले पॉल्यूशन अर्थात न्यूक्लियर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जैसे प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले कचरों को समुद्र में बहा दिया जाता है। इसे समुद्र में ना बहाकर स्टोर किया जाए। बैनिंग ऑफ टेस्ट, एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक वेपन्स की टेस्टिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मुख्य कार्य है बिजली उत्पादन, अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अतः इसका विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या सोलर पावर आदि। प्रॉपर स्टोरेज, रेडियो एक्टिव मटेरियल को उचित तरीके से रेडिएशन प्रूफ थिक कंटेनर में स्टोर किया जाना चाहिए जिसमें लीकेज या सीपिंग की समस्या ना आए। प्रॉपर स्टोरेज से एक्सीडेंटल घटनाएं कम होंगी। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऊर्जा के उत्पादन, एग्रीकल्चर और मेडिकल के क्षेत्र में मानव हित में किया जाना चाहिए, न कि न्यूक्लियर वेपन बनाकर इसे शक्ति प्रदर्शन का साधन बनाकर विध्वंस के लिए। रीयूजिंग, न्यूक्लियर वेस्ट को न तो नष्ट करना आसान है न ही स्टोर करना, अतः इसे रिसाइकल किया जाना चाहिए और दूसरे पर्पस के लिए जैसे अन्य रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इन 2 लेक्चर में हमने देखा कि गैसियस, सॉयल, वाटर पॉल्यूटेंट्स व न्यूक्लियर वेस्ट क्या होते हैं, ये किस प्रकार हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और विभिन्न जीव जंतुओं तथा मानव स्वास्थ्य पर ये किस प्रकार प्रभाव डालते हैं तथा इनके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इन लेक्चर्स का PDF साथ ही वेबसाइट में अवेलेबल है, जो देख करके और भी डिटेल में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा है इन जानकारियों से आपको लाभ मिला होगा। धन्यवाद।